सुनाई दे। ओके ओके, थैंक यू। सबको पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पूरा देश संविधान की दिन को मना रहा है। हम इस सत्संग में हर सप्ताह स्वामी जी के अनेक तत्वों के बारे में विचार करते आ रहे हैं। उसमें एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, क्यों योगा सेंटर के लिए कोई जाता है, राइट? जाता है इसलिए कि बॉडी हेल्थी रहे, कोई डिसीज ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना है। अगर कोई बीमारी है तो वो जल्दी ठीक हो जाए, राइट? यही तो स्टेप वन है। फिर उसके बाद स्ट्रेस माइंड है, कुछ स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, कहाँ ध्यान सिखा रहे हैं, चाहे मैं उधर जाऊं तो शायद ये ठीक हो जाएगा क्या। तो वो ढूंढ के हमारे सेंटर्स पे आते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन आ जाता है। हम कौन हैं? ये शरीर है या मन है या आत्मा है? आत्मा क्या होता है? हम क्यों जन्म लिया? मृत्यु के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? जन्म के पहले कहाँ थे? ये सब का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ योगा सेंटर आते हैं। पर ये सबके लिए जवाब तो वेदात्रियम में है। पर इस जवाब को जवाब के रूप में पाना और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना, इस दूरी जो है वही हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में के ऊपर निर्भर है। कई सारी स्पिरिचुअल लिटरेचर पे बोलते आ रहे होंगे कि शरीर एक माया है। शरीर के सुख को जब आप तिरस्कार करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। पर यह सच है क्या? शरीर को तिरस्कार करना जरूरी है क्या? इस जब सवाल निकलती है, उसका जवाब वेदात्री महर्षि कई अलग तरीके से समझाते हैं। जब तक शरीर हमारा ठीक नहीं रहता है, हम कुछ भी पा नहीं सकते। मन की सुख हो या जितनी भी संपत्ति आप पाए हो, लाए हो, कमाए हो, उसका सुख नहीं झेल पाओगे। और आध्यात्मिक तरीके पे भी जो हमारा लक्ष्य है, हर मनुष्य का, हर जीव का जो लक्ष्य है, जो मोक्ष प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्ति करना, उसको भी आप पा नहीं सकते हो। तो बेसिक क्या होता है? पहले आप अपनी शरीर को ठीक बना के रखो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखिए, तभी हम बाकी सब चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? अपना स्वास्थ्य है, अपना हेल्थ है। तो ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में आप सब लोग, तो इसमें बहुत सारे प्राध्यापक हैं, अरुण निधि हैं, कई कई स्टेज पे हैं। ये सब चीजें सबने सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नया बोलने वाले हैं इसलिए आप बैठे हैं, नहीं, सब लोगों को पता है। बट फिर भी ये एक ऐसा तत्व है जो हमें रोज रोज सोच कर, रोज रोज समझ कर हमारे जीवन शैली में उसको अमल करना होगा। क्योंकि कुछ चीजें को ना हम एक बार सुनते हैं, एक बार छोड़ते हैं, हाँ यार ठीक है, ऐसा करके, राइट? बट कुछ चीज ऐसे होते हैं, उससे हम कुछ भी स्लिप नहीं हो सकते। क्योंकि एक बार एक स्लिप हो गया तो फिर उधर से उठकर वापस आने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। वो इतना आसान नहीं है। पर वो स्लिप ना होकर हमें मैनेज कर सकते हैं बहुत इजी से। तो इसलिए हम क्या चूज करना है? हमेशा इसी ही चूज करना है, राइट? तो इसीलिए स्वामी जी के जो स्वास्थ्य के बारे में जो भी उन्होंने बताया है, उस तत्वों को थोड़ा सा एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उस तत्वों पर, उस विचारों पर अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, ताकि हम उसको अपना जीवन शैली बना लें और किसी बीमारी से बचें। फिर भी चिकित्सा मेथड कैसे हुआ, क्या क्या चिकित्सा मेथड हैं, उसके बारे में स्वामी जी क्या बोले हैं, उसके बारे में तो भी थोड़ा हम आज सोच लेते हैं। पहला, हम जन्म हुए थे, जो जितने भी मनुष्य जन्म हुए हैं, उनका कितना वजन होता है? लगभग 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में। 3 किलो एवरेज बोलते हैं, वो भी ओवर द पीरियड वो चेंज होता आ रहा है। तो जब 3 किलो से हमने पैदा हुआ, आज हमारा वेट कितना है? कुछ लोगों का 60, 70, 80, 90, 50, मतलब नंबर है बस। पर ये कहाँ से आया?
ये आया, क्या हमने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, उसकी वजह से हमारा ब्रेन में डेवलप हो गया, माइंड डेवलप हो गया, हमारा वेट बढ़ गया? नहीं। हमने बहुत मेहनत किया, उसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ गया, उसकी वजह से हम 3 किलो से 50 किलो या 60 किलो बन गए? नहीं। हमने जो भोजन खाया है, वही भोजन हमारा भारी वजन बन गया, है ना? इसको कोई नकरा सकते हैं? कोई नकार नहीं कर सकते। तो मतलब आज हम जो देख रहे हैं हमारा शरीर, ये है क्या? इतना दिन जो हमने भोजन खाया था, उसकी वजह से जो डेवलप हुआ वही हमारा शरीर है ना? तो हमारा आगे का शरीर कैसा रहेगा? हम जो भोजन खाना खा रहे हैं, उसी हिसाब से वो बनेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी स्ट्रक्चर में भी हर एक सेकंड में हजारों सेल्स गिरते रहते हैं, हजारों सेल्स पैदा होते रहते हैं। तो जैसे नदी है, वैसे ही हमारा शरीर है। नदी हम जिसको बोलते हैं, एक जगह पे हम एक पानी जो बह रहा है, उसको देखकर हम नदी बोलते हैं, है ना? तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी नदी है। कैसे? नदी को किसको बोलते हैं? जो पानी आ रहा है, जो पानी जा रहा है, और जिस मोमेंट पे हम देखते हैं जहां पानी रुका हुआ है, उस चीज को हम नदी बोलते हैं, बस। तो ये नदी स्टैग्नेंट है? स्टैग्नेंट नहीं है। वैसे ही हमारा शरीर क्या स्टैग्नेंट है? हमारा शरीर भी स्टैग्नेंट नहीं है। क्यों? एक एक मोमेंट पे जैसे नदी में पानी आता है जाता है, वैसा ही एक एक सेकेंड में हजारों सेल हमारी बॉडी में, शरीर में पैदा होते हैं और गिरते रहते हैं, बस। तो ऐसा नदी का पानी कंप्लीटली सुधरा जा सकता है, कंप्लीटली गंदा भी हो सकता है ना? तो वैसा ही हमारे शरीर भी, हम चाहेंगे तो बिल्कुल सुधार सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं, और हम चाहेंगे तो बिल्कुल गंदा भी कर सकते हैं। अगर हम ये चीज को समझकर, अगर हम उसको अपने काबू में रखेंगे, तो हम अच्छी हेल्थ को, हम अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं, बस। ये समझ में आ गया तो हम इस तत्व को समझने में और उसको अपनाने में बहुत इजी रहेगा। दूसरा, ये जो बॉडी में हम और थोड़ा ढूंढेंगे स्वास्थ्य को, ये क्यों होता है? स्वामी जी बताते हैं, और जैसे आयुर्वेद और सिद्ध मेडिकल साइंस में भी समझाया जाता है, तीन जो संचार है हमारे बॉडी में, हमेशा चलता रहता है। वो क्या क्या है? रक्त संचार, ऊष्मा संचार, वायु संचार। रक्त संचार मतलब ब्लड सर्कुलेशन करके हम डायरेक्टली उसको डिनोट करते हैं। बट सभी लिक्विड्स, मतलब जो भी लिक्विड्स हैं, वो सब द्रव जो हैं हमारे शरीर में, उसका संचार सही तरह से, सही माध्यम से होते रहना है। दूसरा, ऊष्मा संचार। ऊष्मा संचार क्या है? जो शरीर की जो तापमान है, वो इस लेवल पर मेंटेन कर रखना है। वायु संचार, जो वायु जो है उसको सही तरह से संचालन होना चाहिए। इस पे आप देखिए, वायु संचार का केंद्र या कहाँ से शुरू होता है? आपका लंग्स है ना? वही आपको, आप जो नाक से आप हवा लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यही तो हमने साइंस में समझा। पर ये जो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है, कैसे कन्वर्ट होता है वो? जो ऑक्सीजन लेता है लंग्स, उसको फेफड़ा पूरे शरीर में उसको स्वघुमाव से घुमाता रहता है, वो संचार बरकरार रखता है। वो जब चलते 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 जो है, हर एक सेल्स में जितने भी कार्बन्स हैं, उसके साथ मिलाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वो बाहर निकलती रहती है। एक बार ये वायु संचार रुक जाए, क्या होगा? सबको पता है। और कोई रोक सकता है क्या? नहीं, मैं सांस नहीं लेना चाहता हूँ अगले 1 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे के लिए। आप चाहे भी नहीं रोक सकते सांस, राइट? तो ये वायु संचार बॉडी, शरीर में इतना खूबसूरत से बना हुआ है। जैसे डीप स्विमिंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, मतलब सांस को रोकने का, वो सब बहुत सारी कठिन तरीके हैं। कई सारी तकलीफें वो देता रहता है। इवन कई सारी जो चिकित्सा प्रणाली में कुंभक वगैरह आता है, जो उस समय पे कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हवा को अपने शरीर के अंदर रोक कर उसको बढ़ाने का जो तरीका है, वो तरीका भी
सही नहीं है, बहुत बैड रिजल्ट्स देते रहते हैं। उस चक्कर में उसको कई बार लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसीलिए स्वामी जी भी ना वो खराब बुरा प्रभाव जो भी देता है, उसकी वजह से उस सब को नकार कर सरलीकृत तरीके से हमें कुंडलिनी योग का जागरण करवाया और उसको रोज ध्यान करने का माध्यम सिखाया। तो जब ये रक्त संचार, वायु संचार, ऊष्मा संचार, वायु संचार का तो केंद्र समझ में आ गया, फेफड़ा है, अपना लंग्स है। रक्त संचार का हृदय है ना? जो हमेशा गुड ब्लड जो शुद्ध रक्त है, उसको पंप करता रहता है और जब वो रक्त क्या है, पूरे शरीर में घूम कर अब वापस वही हार्ट में आता है, थोड़ा बैड ब्लड जैसे उसको हम बोलते हैं। मतलब कुछ भी बैड या गुड नहीं है, बट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसको बैड ब्लड करते हैं। फिर क्या करता है, हार्ट उसको अगेन प्यूरिफाई करता है और पंप करता है। ऊष्मा संचार का केंद्र क्या बोलते हैं, मणिपूरक या जो हमारा नाभि है उसको बोलते हैं, जहां से वो अपने शरीर का पूरा टेम्परेचर उसको ठीक करता रहता है। इसलिए जैसे पुराने जमाने में भी एक तरह की चिकित्सा प्रणाली में ये बोला गया था कि आप रोज सोते समय अपने नाभि में थोड़ा नारियल का तेल या तिल का तेल इसको रख लोगे तो वो बॉडी की शरीर के हिसाब से उसका सही बैलेंसिंग होगा। ये हर एक प्रणाली है, उसके बारे में बाद में आते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि साइंस पे हमने रक्त संचार और वायु संचार को समझ लिया, बट ऊष्मा संचार को इतना इम्पैक्ट से समझा नहीं है। बट आयुर्वेद प्रणाली में और सिद्ध प्रणाली में इसके बारे में कई डिटेल विवरण दिया गया है। पर हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि इन तीनों संचारों में संचालन सही रूप से होना चाहिए। कहीं भी किसी भी कुछ बाधा नहीं रहना चाहिए। यही हमारी प्रणालियां सब बताती हैं, चिकित्सा प्रणालियां। पर स्वामी जी वेदात्री महर्षि क्या समझाते हैं, इसके साथ साथ और दो संचार को भी हमें ध्यान में रखना होगा। वो क्या संचार है? एक है आपका जीव शक्ति संचार, जीवाणु जो बोलते हैं, लाइफ फोर्स पार्टिकल, उसकी सर्कुलेशन को भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि शरीर में वो सही माध्यम से चलते रहे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कई सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और कायकल्प योग भी करते हैं। ये सब चीजें हमें बहुत सही तरह से सफल परिणाम देता रहता है। और उसके साथ साथ जो पांचवा प्रणाली है, पांचवा संचार है, वो है हमारा चुंबकत्व संचार या बायोमैग्नेटिक सर्कुलेशन। ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पांच संचारें जब सही तरह से चलती रहेगी, तभी हमारे इंद्रिय सही तरह से काम करेंगे, ऑल सेंसुअल ऑर्गन, और जो हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, वो भी सही तरह से काम करते रहेंगे। अगर इन पांचों संचार में कहीं भी कुछ बाधा या रुकावट आती है, उस बाधा या रुकावट को हम दर्द के रूप में महसूस करते हैं। तो समझ लीजिए, जो दर्द आता है कभी भी, कभी सर में, कभी गले में, कभी आंख में, इसका मतलब क्या है? आपके 5 संचारों में किसी संचार को, 1 या 2 को या पूरे 5 को कहीं बाधा बन रही है। तो उस बाधा का इम्पैक्ट जो है उस अंग में प्रकट होता है। बस। तो अगर उस अंग को ठीक करना है या उस पांचों संचारों को ठीक करना है, ये हमारे चॉइस में है। कुछ मेडिकल सिस्टम्स में जो अंग में इम्पैक्ट आता है, सिर्फ उस अंग को ठीक करने के लिए हमें कुछ चीजों को लेना पड़ रहा है, और उसका साइड इफेक्ट कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज एक जाती है वो सीधा एक ही इम्पैक्ट थोड़ी देता है, उसके साथ साथ कई सारी इम्पैक्ट्स साथ में निकलती है ना। इसीलिए हमें ध्यान से देखना होगा। जब देखिए, हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो ओवर द पीरियड जो उन्होंने देखा है और जो उन्होंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो ओवर द पीरियड जिन्होंने ऑब्जर्व किया है,
उसको लिखित रूप में स्ट्रक्चर करके एक एजुकेशन सिस्टम में देते हैं। वो गुरु शिष्यों को जैसे समझाते हैं, वैसा ही कॉलेज में प्रोफेसर्स जो नए स्टूडेंट को समझाते हैं। वो क्या है, इतनी सालों से जो अनुभव पाया गया है, उसके डॉक्यूमेंट करके, उसके हिसाब से ये अगर आएगा कोई ऐसा कंप्लेन आप करेगा, तो आप इसको ऐसा हैंडल कीजिए करके समझा के देते हैं। तो जो वही सीखते हैं, वही बाकी लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये सही है या गलत है, हम उस पे नहीं जाते, बट सिर्फ ये समझ सकते हैं, ये सवाल ले सकते हैं कि बाकी को जो हो रहा है, उस वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो मुझे भी सही हो सकता है क्या? जैसे ही एक बीएमआई इंडेक्स हम बोलते हैं कि उसके हिसाब से इतना कैलोरी खाना है, आप इतनी हाइट है तो इतने वेट होना चाहिए, इतनी ही भोजन खाना चाहिए। ऐसा कई सारे मेजरमेंट टूल्स आते हैं। ये सही है या गलत है, आपके ऊपर है। जैसे एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा महल है, तो उसमें एक मालकिन है, 5 नौकरानियाँ हैं। मालकिन समझ लीजिए कि सबका हाइट और वेट एक है, जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस, ठीक है? उसमें 5 नौकरानी में एक नौकरानी पूरा झाड़ू सफाई करती है, एक नौकरानी पूरा बर्तन माँजती रहती है, एक नौकरानी पूरा खाना पकाती रहती है, एक नौकरानी पीछ बाग में जाकर जो हवेली में बना मतलब पैदा हुआ है, सब्जियाँ, तरकारियाँ वो सब उठा के लेके आकर साफ-सफाई करके देती है। और एक ऐसा पूरा हवेली की सफाई करती रहती है। ऐसा 5 लोग हैं और मालकिन है। ये 6 लोगों को एक ही तरह का, एक ही मात्रा का खाना खाने पे वो सही होगा या नहीं होगा। मालकिन क्या करती हैं, वो देखती हैं कि ये चारों सही काम करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके बाद जैसे आपने मनोरंजन के लिए जो-जो काम है, जैसे टीवी देखना है या मोबाइल फ़ोन देखना है या किसी से बातचीत करना है, किसी को समझाना है, वैसे सब काम करते रहते हैं। ये पाँचों लोगों को काम है, बिल्कुल अलग है। उनका शरीर का जो मूवमेंट है, बिल्कुल अलग है। पर हम ये डायरेक्शन दे सकते हैं क्या कि पाँचों इतना ही खाना चाहिए? नहीं कह सकते हैं, वो सही नहीं हो सकता। क्यों? जैसा काम करते हैं, जैसा उतनी शक्ति उनका ये होता है, कच्चा होता है, उसके हिसाब से नए शक्ति को पाने के लिए उनको खाना होगा, है ना? ये तो सब लॉजिक में बहुत सिंपल सा समझ सकते हैं। वैसा ही हमें भी हर चीज़ में जो हम इनटेक करते हैं भोजन में, इस पे सही तरह से इसको मैनेज करना होगा। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी वेदात्री महर्षि बहुत सही तरह से सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जो आपका पेट का जो क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, उसमें आधा पेट खाना खा लीजिए और 1 क्वार्टर में आप लिक्विड पानी, जूस जो भी पीना है पी लीजिएगा, और 1 क्वार्टर हमेशा खाली रखिए। क्यों? तभी हमारा शरीर जो चुंबकत्व शक्ति चारों सोर्सेस से जो आना है, वो चारों सोर्सेस से पकड़ेगा। कैसे? कहाँ-कहाँ से आता है अपने को चुंबकत्व शक्ति? हाँ, हमें जो भोजन से आती है, हवा से निकलती है, इसीलिए हम घर से जब बाहर निकलते हैं या ऑफिस से बाहर निकलते हैं, फ्रेश एयर मिलता है तो हमें एक फ्रेशनेस आ जाती है। जब हवा मुँह में पड़ती है, तभी हमें एक फ्रेशनेस आ जाती है, चलो यार बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह भूमि से जो शक्ति निकलती है, भूमि से कैसे निकलती है? आप इसको अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आप खड़े रहिए 1 घंटा, 2 घंटा, तो आपको लगता है कि बैठने पे थोड़ा तसल्ली मिलती है। क्यों? शरीर का जो भूमि का कनेक्ट है, बढ़ती है। और लेट लीजिए और आराम मिलती है। क्यों? पूरा आपका 5-6 फीट भूमि के साथ कनेक्ट होती है, तो शक्ति पाती है ना? तो खड़े होने पे या बैठने पे या लेटने पे जो शक्ति, जो कंफर्ट हमें मिलती है, उसी से हमें पता चल सकता है कि ये भूमि से जितना शरीर जुड़ता है, उतना ही शक्ति हमें पाने के लिए तैयार रहता है। और दूसरा सोर्स क्या है? आपका जो ग्रहों से जो अ, वेव्स निकल के आती हैं, हर लहर हमारे शरीर के साथ संबंध रखता है। ये सब हमें खुश रखता है, सुख रखता है, जो हमें शक्ति चाहिए वो देता रहता है। बट इस सब को पाने के लिए क्या है?
सही मात्रा में भोजन चाहिए। अगर आप भोजन ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा? बाकी सब सोर्सेस से जो आ रहा है वो सबको बंद कर देगा बस। तो बस मुझे इधर इतना मिल रहा है, बस यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम अननेसेसरीली एक जो बड़ा सोर्स प्रकृति ने हमें दिया है उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको टैप नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है। पर हमें समझूं कैसा कि मेरा पेट का आधा भाग कैसा है। मैं कितना खाऊं, 1.5 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं, 2.5 रोटी खाऊं, सवा रोटी खाऊं, ये कैसे आप गिन सकते हो? सिंपल है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा साम्य फार्मूला स्वामी जी देते हैं। वो साम्य यही है कि जिस समय आपको खाना है उसको 1 घंटे के पहले आपको भूख लग जाना चाहिए। हाँ, तब आपने पहला भोजन किया है वो सही मात्रा में है या नहीं है। अगर 1.5 या 2 घंटे के पहले भूख लग गया तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कम खाया है। खाने के समय भी आ गया फिर भी भूख नहीं लगा तो इसका मतलब है आप ज्यादा खाना खाए हैं। बस सिंपल है। ये टूल को हम यूज करते रहेंगे तो हम क्वांटिटी भी पता कर लेंगे। और इसके लिए बहुत सही हेल्पफुल टूल है आपका कायकल्प योग। हम कायकल्प योग में बोलते हैं कि चुंबकत्व शक्ति है, 5 तत्व हैं, जीव को ऐसा सब ठीक है। आप जैसे इम्पैक्ट कैसे समझ में आएगा कि कायकल्प योग में एक सही कर रहा हूँ, उससे मैं इम्पैक्ट कैसे पा रहा हूँ। अगर आप कायकल्प योग सीखने के पहले रोज 4 रोटी नाश्ता के लिए करते थे, तो अगर 1 साल में आप ढंग से करेंगे तो 4 से वो 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि कब कम हुआ। जब आप कभी जाते हैं रिश्तेदार के घर में या कोई दोस्त के घर में, जब बाकी लोग सब खा रहे हैं और हम जो खा रहे हैं, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा, हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस हुआ है। और अगर सपोज कोई क्लोज रिलेटिव है, जैसे बहन है या माँ है, उनसे साथ नहीं रहते हैं तो कई दिनों के बाद जाते हैं उनके साथ खाना करने बैठे, तो वो पूछेंगे आपकी तुम्हें क्या हो गया, सही तो खाते थे, अब क्यों कम हो गया। अगर वो भी काइकल योग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो तभी उनको समझ में आएगा कि ये है। तब ये सवाल हमें से पूछा जाता है तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, ये सब बदलाव हमारे अंदर हो गया है। तो ये कायकल्प योग जो बॉडी वेट को कैसे कम करता है, ओबेसिटी को कैसे कम करता है, ये नहीं करता है कि जो आप खा रहे हैं उसको जल्दी डाइजेस्ट करा के और उसको निकाल के वो ठीक करता है, नहीं। आप जो खाने की मात्रा है उसी को कम करा के ठीक कराता है। और ये नहीं है कि खाना कम होने से ये है। बेसिकली क्या है, जितना आप 4 रोटी से जितना शक्ति आप पैदा करते थे उसको 2 रोटी से बना लेती है। तो ऐसा है कि कम खाने में ज्यादा शक्ति बनाने की जो सक्षम क्रिया है उसको आपकी शरीर बना लेती है, एक्वायर कर लेती है, जब ये कायकल्प योग सही तरह से करते हैं। तो सरलीकृत कुंडली योग में आप देखेंगे तो एक एक चीज जो है स्वामी जी वेदात्री महर्षि सोच समझकर हमारे लिए बना के रखे हैं। तो देखिए सिंपल है। अ, एक कबीरदास की दोहा भी है, स्वस्थ शरीर निरोगी मन सुख समृद्धि का आधार, योग साधना कर नियम से जीवन होगा उज्जवल प्यार। मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ शरीर पाना है, निरोगी मन पाना है, मन में जितना कलंक आते हैं ना उन सबसे दूर होकर निरोगी मन पाना है, तो योग करिए। अगर आपका सुख समृद्धि का जीवन जीना है तो स्वस्थ शरीर और निरोगी मन आधार है उसका। उसको पाने के लिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आपको साधना करना नियम से जरूरी है। बस ये समझ में आ गया तो बाकी सब ठीक है। यही स्वामी जी हमें बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। तो इसमें जो सिद्ध महापुरुष की जीवन पद्धति के लिए क्या बोलते हैं, 5 चीजों पे गुणवत्ता और मात्रा में हमें काबू रखना होगा। मात्रा क्या है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। गुणवत्ता क्या है, वो बेसिकली जो प्रकृति के नियम के हिसाब से रहना है, उसको विरुद्ध नहीं जाना। ये 5 क्या क्या है, भोजन, निद्रा, कामकाज और संभोग और विचार, ये पांचों चीजों पर हमें काबू भी रखना है। काबू मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है?
बहुत इजी पॉसिबल है। हमें सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत बहुत सरल तरीके ये ना। जब ये हम देखिए, मेजर आज का प्रॉब्लम क्या है। आप 1 लाख का आईफोन लेते हैं या 50,000 का कोई नया एंड्रॉयड फोन लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक उसके लिए केस लगाते हैं, एक इसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, और जो नया आया फोन, कोई भी अरे कैसा है, नया दिख रहा है करके पूछता है, तो सोच समझ कर देते हैं भाई कुछ मत करो। और बच्चे कोई खेल रहे हैं, वो आके इस पर हाथ लगाते हैं, बोलता ना, इसको छूना मत। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने इसको पैसा दे के नया लिया है, ये कुछ खराब नहीं होना चाहिए। पर हमारा शरीर का वैल्यू क्या है? एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है तो कितना इश्यू है, कितना पैसा खर्चा होगा। एक लंग्स में इश्यू है, उसको रिप्लेस करना है तो कितना होता है। एक किडनी रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा होता है। आंख में एक एक नेवर, एक एक नर्व्स को ठीक करने में कितना खर्चा होता है। सब हम गिनेंगे तो हमारा शरीर का भाव क्या है, करोड़ों रुपयों में जाएगा, करोड़ों रुपयों में। जो हर एक आदमी, हम हैं, जीवित हैं, सबका मूल्य जो है करोड़ों रुपयों से ऊपर है। पर क्यों हम इसको भाव नहीं देते हैं? जब 50,000 की मोबाइल फोन में जितना भाव देते हैं, उतना करोड़ों रुपये से अपने शरीर में नहीं देते हैं। क्यों? मुफ्त में मिला है हमें, है ना? अगर यही हम अपने पैसा देकर हमने ये शरीर को पाया, हाँ हाँ मुझे अच्छा अंग चाहिए, चलो मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ। मुझे फेवड़ा बहुत अच्छी तरह ऑक्सीजन को इनटेक करके रखना है, तो चलो मैं 1 करोड़ देता हूँ आपको। ऐसा देख के, पैसा दे के हमने लिया होता, शायद हम लोग जो 50,000 1 लाख के फोन के लिए जो जितना इंटरेस्ट दिखाते, ये करोड़ों रुपये वैल्यू अपने शरीर को देखते। बट हम देते नहीं है, क्यों? मुफ्त में मिल गए। ये मुफ्त की नहीं है, ये आपके हर जन्म के जितने आपने कर्म करके रखे हैं, उस सब का परिणाम है। जब तक हम ये समझ में नहीं आता है, हम और कर्म करते रहेंगे। ये जीवन का जो संचार है, जो चेन है, ये लिंक कभी टूट ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही उलझते रहेंगे, ऐसे ही हम ढूंढते रहेंगे ये मिथ्या में, ये साइकिल्स पे हम जीते रहना पड़ेगा। बस, तो हमें करना क्या है? सिंपल है। रोगाणु से बचाव उपचार से श्रेष्ठ है। क्या है? मतलब सही तरह से अपने शरीर को ठीक रखिए। पर जो समझाए हैं, जो मेडिकल सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, जिसने देखा जो तकलीफ में है, उस तकलीफ को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जिसने सोचा, वहीं से मेडिकल सिस्टम फॉर्म हुआ। बस, अरे ये गिर गया, मैंने जब चोट लग गया, इस गांव को ठीक करने के लिए क्या करना है, मिट्टी को उसके ऊपर लगा दो, तो मिट्टी में जो शक्ति है वो पूरी गांव को ठीक कर देगा। ऐसे ही मेडिकल सिस्टम फॉर्म हुआ था। फिर ओवर अ पीरियड ये खाने से इसका ये दर्द ठीक होगा, वो खाने से उसका ये दर्द ठीक होगा, वो समझकर, उसको ऑब्जर्व कर, उसको लिख कर उन्होंने सिस्टम बनाया। तो उस सिस्टम में बहुत लोग फेल भी हो गए, क्योंकि क्या पता था। चलो ये आया, मुझे लगा था कि यही बीमारी होगा, मैंने ये दवाई दे दिया, उसको ठीक हो गया। हाँ, अब इस दवाई इस बीमारी के लिए ठीक है। नहीं हुआ, छोड़ो, आगे इसको किसी को मत दो। ऐसा ही ट्रायल एंड एरर की वजह से ही पूरी सिस्टम फॉर्म हुए हैं। ऐसा नहीं कि सडनली मन में सबको लग गया कि हाँ ये ऐसे एक आदमी इस बीमारी के साथ आएगा, इसको हम ये दवाई देके ठीक करते हैं। नहीं, दवाई भी ऐसे ही बना है, मेडिकल सिस्टम भी ऐसे ही बना है, इस पे कोई लॉजिक में कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं है। हम सिर्फ समझाने के लिए बोल सकते हैं कि भगवान ने इसको समझाया, उसने इसको ऐसे लिखा, ये ठीक है। हाँ, मान सकते हैं भगवान ही उसके मन में आकर उसको वो जो सोच रहा है कि मैं लोगों की सभी जो बीमारियों को दूर करूं, उसकी शक्ति मुझे दो, ऐसा जो मांग रहा है, उसके मन में आकर भगवान ही उसको सिखाया। पर कैसे सिखाया? ओवर द पीरियड ये जो एक्सपीरियंस आया, उसी में सिखाया। अब चिकित्सा प्रणाली के बारे में महर्षि क्या बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वामी जी क्या बोलते हैं, जो चिकित्सा प्रणाली मेडिकल सिस्टम है, उसका 3 टाइप का भाग होता है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है। एक है जो रासायनिक तरीके से शरीर में बदलाव लाना, मतलब जैसे कुछ चीजों को देना, उस जैसे सल्फर है या मेरकुरी है, उसको अपने शरीर में देकर उस चक्कर में
आपके ब्लड में क्या चेंजेस होती है और उस वजह से जो बीमारी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के जो एलोपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदा, सिद्धा मेडिकल साइंस, नहीं सिद्धा नहीं आएगा, यूनानी, आयुर्वेदा, आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज रिलेटेड सब, इवन जो आपको फूड बेस्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब इसी बेसिस पे हैं। क्या क्या है कि बॉडी में कुछ नए चीज को देकर उससे जो रासायनिक तरीके से जो चेंजेस होती हैं वो आपको बीमारी को क्योर करने की। फिर दूसरा है जो आपकी जीव शक्ति है, उस जीव शक्ति को बढ़ाने के लिए जो चीजें देती हैं उससे जो जो चेंजेस होते रहते हैं उसी में ये मेर्कुरी सल्फर ये सब चीज बहुत बड़े काम पे आते हैं। जैसे उसके लिए एक एग्जांपल है आपका सिद्धा मेडिकल साइंस। और जो बायोमैग्नेटिज्म है, जैव चुंबकत्व शक्ति है, उसकी गुणवत्ता को बदलकर और अच्छी मैग्नेटिक वेव्स को निकाल कर उससे आपकी जो बीमारियों को ठीक करा सकते हैं, वो है आपका होम्योपैथी, प्रेयर, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, ये सब उसकी कैटेगरी में आते हैं। प्रेयर में भी हम क्या करते हैं, सब लोग उसको ठीक हो जाए करके हमारे माइंड से वो मेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो जब बायोमैग्नेटिज्म हमसे निकलती है वो जाकर जो बीमार बैठा है उसको शक्ति देता है। अगर वो रिसीव करने की कैपेसिटी में है और उसने रिसीव कर पाता है तो उसको क्योर करता है। तो जब हम चिकित्सा प्रणाली में देखते हैं तो ये तीन तरह का है। एक अपने शरीर का जो टिश्यूज के लिए है, एक अपना जीव शक्ति के लिए है, एक अपना चुंबकत्व शक्ति के लिए। हर एक में बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई मतलब डाउट ही नहीं है। एक ऊंचा है एक नीचा है ऐसे बोलने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों को कुछ कुछ तरीके में बहुत जल्दी सुधारा जा सकता है। अगर आपको सर्जरी करके कुछ निकालना है तो एलोपैथी के अलावा और कोई सिस्टम ही नहीं है जो बहुत जल्दी ठीक कराता है। और जो आपका जो बोन्स वगैरह में फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाते हैं, तो यूनानी तरीका बहुत सही तरह से जल्दी उसको फिक्स करा देता है, ऐसे करके बोलते हैं। पर ये सबसे बेटर क्या है, वापस वही है, रोगाणु से बचाव उपचार से श्रेष्ठ है। क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसको सही तरह से करने के लिए क्या करना है, बस कुंडलियों को प्रैक्टिस करना है, सही तरह से सीखना है और रोज उसका प्रैक्टिस करना है। ये जो रोज अभ्यास जो हम करना है, शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और मन के लिए ध्यान और जीव शक्ति के लिए कायकल्प और अपनी मन को सही तरह से बाकी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रास्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, ये सब हम सही तरह से करते रहेंगे तो तनाव नहीं रहेगा मन में, बीमारी नहीं रहेगा अपने शरीर में। तो क्या है, सुख समृद्धि का आधार क्या है, स्वस्थ शरीर और निरोगी मन। जब ये हमारा आधार बन जाएगा तो योग साधना को हम नियम से करते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल रहेगा। तो यही जो वेदात्री महर्षि की टीचिंग है, इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं और सही जीवन जीते हैं और इस जीवन का लक्ष्य को इसी जन्म में पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं इस विचार को समाप्त करता हूँ। मौका देने के लिए एक बार धन्यवाद आप सबको। मेरी तरफ से वापस एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। வாழ்க வளமுடன் जी। So